स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर आज हम यूनिट 4 में टू डायमेंशनल वीविंग एंड क्लिपिंग के बारे में जानने वाले। तो यहाँ रहा आपकी स्क्रीन पे आज के कंटेंट जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन, फिर देखने वाले हैं विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिपिंग ऑपरेशंस देखने वाले अबाउट पॉइंट एंड लाइन, और आखिरी में देखेंगे क्लिपिंग एल्गोरिथम विच इज़ नोन एज अ कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन से। वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये जानेंगे। इसकी डेफिनेशन जैसा कि यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैपिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट सीन। राइट हैंड साइड पे यहाँ एक पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि कोई एक रियल वर्ल्ड इमेज है जिसे जब आप कैमरे से कैप्चर करते हो और उस कैमरे से कैप्चर पिक्चर को जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हो, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंज ऑफ इमेज होती है, ये हमारे रियल वर्ल्ड टू फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम तक का जो भी चेंजेस होता है ये वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो फिर से एक बार जानेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अ वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैपिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट, ये हुआ आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट। कैमरे से लिए हुआ पिक्चर आप जब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हो तो जो चेंज ऑफ होता है पिक्चर का या ट्रांसफॉर्मेशन होता है पिक्चर का, उसे कहा जाता है वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो यहाँ पे जानेंगे। द वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म विथ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले होता है कन्वर्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू वीविंग कोऑर्डिनेट, स्टेप 1 में। सेकंड, नॉर्मलाइज द वीविंग कोऑर्डिनेट, एंड फाइनली कन्वर्ट द नॉर्मलाइज्ड वीविंग कोऑर्डिनेट टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। तो ऐसे तीन चीज़ें, तीन स्टेप्स इसमें फॉलो होती हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड पिक्चर, कैमरा का लिया हुआ पिक्चर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो ये वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमको यहाँ जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चार चीज़ें जो ज़रूरी है। सबसे पहले वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, डिवाइस कोऑर्डिनेट, विंडो एंड व्यू पोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है। ठीक है, रियल लाइफ में जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वहाँ पर जो भी पिक्चर आपको डिस्प्ले करना है उसके लिए डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। विंडो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन पे भी दिया हुआ है, व्हाट इज़ विंडो? इट इज़ द एरिया ऑन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। फिर से अगर मैं आपको प्रीवियस पिक्चर में अगर लेके जाऊँ तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर में रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो, इट इज़ नोन एज अ विंडो। रियल वर्ल्ड में जो आप पिक्चर सिलेक्ट करते हो, पिक्चर तो काफ़ी बड़ी है लेकिन उसमें से जो पोर्शन आप सिलेक्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं विंडो। और जो पिक्चर मैप होती है स्क्रीन पर जो दिखाई देती है उस विंडो को हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, तो विंडो इन रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे विंडो। और उसी विंडो को जब हम लोग फिजिकल डिवाइस पे डिस्प्ले पे लाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो फिर से जानेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और देखेंगे। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, इट इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू विच वी डिफाइन द डायग्राम। लाइक इसमें जो भी विंडो बनती है उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू मेंशन करेंगे। डिवाइस कोऑर्डिनेट, इट इज़ द स्क्रीन कोऑर्डिनेट वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्प्ले। जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ पिक्चर है एक्चुअल स्क्रीन पर जो दिखाई देगा उसे डिस्प्ले करते वक्त हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी। विंडो, ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑन रियल वर्ल्ड इमेज। और व्यू पोर्ट, अगेन इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया बट विच सिलेक्ट ऑन फिजिकल डिवाइस, जिसमें इमेज डिस्प्ले करना है और स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होगी इन दो रेक्टेंगुलर एरिया को रियल वर्ल्ड में उसे विंडो कहेंगे, तो फिजिकल डिवाइस पे उसे व्यू पोर्ट कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन पे। यहाँ पर स्क्रीन पे आपके और क्लियर एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है व्हाट इज़ विंडो, व्हाट इज़ व्यू पोर्ट। तो ये एक पॉलीगॉन है जिसके कुछ पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया फॉर डिस्प्लेइंग। ठीक है, तो इस विंडो में हमारे पास में जो चार कोऑर्डिनेट होंगे, वो पोजीशंस होंगे, कॉर्नर्स होंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया है, वाई मैक्स, वाई मिनिमम, एक्स मिनिमम एंड एक्स मैक्सिमम। तो वाई डायरेक्शन में दो वैल्यूज़ और एक्स डायरेक्शन में दो वैल्यूज़, और इनको लेकर हम लोग सेट करते हैं विंडो ऑन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड इमेज के ऊपर हमने यहाँ पे कैमरा सेट किया, तो वो जो कैमरा की लेंस सेट हुई दैट इज़ अ विंडो। और फिर एक्चुअल जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा उसको हम लोग बोलेंगे व्यू पोर्ट। ठीक है, तो इस पूरे पॉलीगॉन में से हमने जितना पोर्शन डिस्प्ले किया उसको हम लोग व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करने वाले।
तो एक्चुअल पिक्चर जहाँ पे फिजिकल डिवाइस पे डिस्प्ले होती है उस रेक्टेंगुलर एरिया को बोला जाता है व्यू पोर्ट। और यहाँ पे भी 4 चीज़ें होंगी, एक्स डायरेक्शन में मिनिमम एंड मैक्सिमम, वाई डायरेक्शन में भी मिनिमम मैक्सिमम, और एक्स डायरेक्शन में भी मिनिमम मैक्सिमम। तो ये हुआ आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पर होगा डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो अभी अपने स्टेप्स देखी थी थोड़ा डिटेल में देखेंगे वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट द सीन in world coordinate using the output primitives and attributes. In step 2, obtain a particular orientation of the window by the setting the two-dimensional weaving coordinate system in the world coordinate plane and define a window in the weaving coordinate system. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पिक्चर बनाया और उसके लिए फिर हमने विंडो सेट की है। अब सेट की हुई जो भी विंडो है उसको हमको डिस्प्ले डिवाइस पर ले जाना है। तो डिस्प्ले डिवाइस पर ले जाते वक्त पहले हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज होने के बाद में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, और बाद में उस नॉर्मलाइज फॉर्म को वीविंग पोर्ट के हिसाब से फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो स्टेप 3 में देखते हैं क्या हो रहा है। यूज द वीविंग कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस फ्रेम टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर सेटिंग अप आर्बिट्री ओरिएंटेशन फॉर रेक्टेंगुलर window. Once the weaving reference frame is established, transform description in real world coordinates to weaving coordinate. एक बार हम लोगों का फ्रेम और विंडो मैप हो गई तो हम लोग जो भी वैल्यूज़ है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट वैल्यू है रियल वर्ड की उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन में। स्टेप 5, डिफाइन अ व्यू पोर्ट इन अ नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड मैप द वीविंग कोऑर्डिनेट। डिवाइस अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं तो उसलिए हमको नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, कंप्यूटर की हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। एंड इन लास्ट स्टेप, छठवें स्टेप पे हम लोग करेंगे क्लिप ऑल द पार्ट्स ऑफ द पिक्चर विच आर नॉट इनसाइड द विंडो, यानी आउटसाइड द व्यू पोर्ट जो है उन सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देने वाले। तो ऐसी 6 स्टेप्स फॉलो होती है वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहना रहा तो व्हाट इज वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज द कन्वर्जन ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू फिजिकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, या विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग को ही क्या कहा जाता है, वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किस तरह से अचीव होगा तो ये यहाँ पर 6 स्टेप्स उसके लिए एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है विंडो टू व्यू पोर्ट को वो यहाँ पर शो किया गया, हाउ टू मैप योर विंडो ऑन व्यू पोर्ट। जब भी हमको विंडो को मैप करना है हमारे व्यू पोर्ट पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी विंडो है उसे नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो नॉर्मलाइज पॉइंट मिले हैं फिर उन नॉर्मलाइज पॉइंट को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं व्यू पोर्ट पे, ताकि डिवाइस पर हम लोग डिस्प्ले कर सकें। तो उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, टू कैलकुलेट द एक्स वैल्यू, नॉर्मलाइज एक्स वैल्यू ऑन विंडो। और उसी को जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग व्यू पोर्ट में तो एक्स वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, नॉर्मलाइज एक्स वैल्यू ऑन व्यू पोर्ट, तो वो यहाँ पर मेंशन किया। सेम वे फॉर वाई, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू के क्या मीनिंग है वो यहाँ पर मेंशन किया। एक्स डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ विंडो, एंड एक्स वी एंड वाई वी रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन व्यू पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम कि किस तरह से विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग होती है। इस काम को करने के लिए पहले आपको इन फार्मूलेस को याद रखना है। तो यहाँ पे विंडो माइनस विंडो मिनिमम मैक्सिमम से निकाला हुआ है, और फिर उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। तो अगर पेपर में इस तरह से प्रॉब्लम आता है लेट कि गिवन अ विंडो की आपको मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दी होगी, साइज़ दी होगी, या लोकेशन दिए होंगे मिनिमम और मैक्सिमम, तो जो आपके विंडो को डिफाइन करेंगे और फिर उसी हिसाब से आपको व्यू पोर्ट की भी दिए होंगे। तो विंडो रेक्टेंगुलर एरिया ऑन रियल वर्ल्ड एंड व्यू पोर्ट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन स्क्रीन। तो जो भी मैपिंग आपको करना है वो इन विंडो के साइज़ में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जैसा दिखाया विंडो के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 30 एंड 80 फॉर विंडो। ठीक है, और व्यू पोर्ट की भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्केलिंग फैक्टर कि हमको स्केल कितना करना है, और स्केलिंग करते वक्त आपको ये फार्मूलेस यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्केलिंग करते वक्त यहाँ पे जैसा दिया है हमको मैक्सिमम वैल्यू 60 माइनस 30। ठीक है, विंडो के ऊपर जो भी वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया, और कैलकुलेशन के बाद में जो स्केलिंग फैक्टर हमारे सामने आया वो यहाँ पर लिखे हुए।
ठीक है। इसी तरह से सो नाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट फॉर व्यू पोर्ट। पहले विंडो के पॉइंट्स हमने निकाले, स्केलिंग फैक्टर निकाला एस एक्स एक्स वाई, उसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं व्यू पोर्ट के वैल्यूज़। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं नोटेशन, उसका नाम है एक्स वी। एक्स वी मीन्स व्यू पोर्ट इन एक्स डायरेक्शन, व्यू पोर्ट इन वाई डायरेक्शन। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले पे आई। तो ये वैल्यूज़ वो हैं जो आपको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू व्यू पोर्ट में मैपिंग करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में मिलने वाली है। ठीक, तो इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट वैल्यू निकाला। सो द पॉइंट ऑन विंडो, विंडो पर वो जो पॉइंट था बिफोर वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू या पोजीशन थी 30,80, एक्स डायरेक्शन में 30 यूनिट्स एंड वाई डायरेक्शन में 80 यूनिट्स। आफ्टर अप्लाइंग वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको मिला है वो क्या होगा, 35,60। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमने स्केलिंग अप्लाई किया। स्केलिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों ने इस फार्मूले के यूज से यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किया है द वैल्यू आफ्टर वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में व्हाट इज क्लिपिंग एंड हाउ क्लिपिंग इज परफॉर्म विद द कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द क्लिपिंग। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू इट्स विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शन। जैसा कि इस एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट्स है जो आप लोगों के आपके स्क्रीन पर, अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये रेक्टेंगुलर एरिया क्या है, एक स्क्रीन है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो P1 टू P2 एक जो लाइन सेगमेंट है ये आप लोग स्क्रीन पर देख पाओगे। लेकिन उसी वक्त अगर आप लोग देखोगे P3 टू P4 ये लाइन सेगमेंट आपके स्क्रीन के कम्प्लीटली बाहर है, तो आप इसको देख नहीं पाओगे। इट इज़ इनविजिबल एंड दिस लाइन सेगमेंट इज़ विजिबल। तो P1 टू P2 जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ विजिबल क्योंकि ये स्क्रीन के अंदर आ रहे हैं, और P3 टू P4 आर कम्प्लीटली इनविजिबल क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर है। ठीक है, तो विजिबल है और इनविजिबल है, तो इन दो केसेस में हम लोगों को क्लिपिंग अप्लाई नहीं करना है। क्लिपिंग अप्लाई करते वक्त हमको चेक करना है कि इसमें इस तरह की तीसरी केस की लाइन होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर बताया है P5 टू P6। P5 और P6 में P6 इज़ अ विजिबल पोर्शन एंड P5 इज़ इनविजिबल। तो यहाँ पर हम लोग क्लिपिंग अप्लाई करेंगे और एज पर क्लिपिंग, क्लिपिंग क्या होता है, अनविजिबल जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड करना और जितना विजिबल पोर्शन है उसको डिस्प्ले पे लाना। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस P5 की न्यू लोकेशन आफ्टर क्लिपिंग क्या होगी, ताकि नया लाइन सेगमेंट हमारा P1 डैश P5 डैश यहाँ पर हो सके, P5 डैश टू P6। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग फिर से देखने वाले। तो फिर से एक बार जानेंगे व्हाट इज क्लिपिंग ऑपरेशन। क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू इट्स विजिबल एंड इनविजिबल। जैसा कि इस स्लाइड में बताया, पहले दो लाइन सेगमेंट पे हम लोगों को क्लिपिंग अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये कम्प्लीटली विजिबल और इनविजिबल है। लेकिन जहाँ पर दोनों चीज़ें है, आधा पोर्शन इनविजिबल है और आधा पोर्शन विजिबल, तो यहाँ पर क्लिपिंग अप्लाई होगा। तो क्लिपिंग इज अ पोर्शन जहाँ पे डिसाइड होता है विजिबल इनविजिबल डिस्प्ले। फिर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। जनरली वी हैव क्लिपिंग एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग प्रिमिटिव टाइप्स। तो टाइप्स हैं क्लिपिंग के, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग जिसे को फिर से कहा जाता है पॉलीगॉन क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें पॉइंट और लाइन क्लिपिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये कुछ टाइप्स हुए क्लिपिंग के। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉइंट क्लिपिंग। द क्लिप विंडो इज rectangle to the standard position. We save a point P of xy position for display if the following equalities are satisfied. अगर कोई पॉइंट को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये विजिबल है या इनविजिबल, तो सपोज उसकी एक्स वाई डायरेक्शन विंडो मिनिमम से बड़ी हो और मैक्सिमम से स्मॉल हो। ध्यान में आ रहा है आपके, हम लोग अब देख रहे हैं पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट पर क्लिपिंग अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो पॉइंट को क्लिप करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करने के लिए पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, आपके विंडो की साइज यानी स्क्रीन जिसमें आपको वो पॉइंट डिस्प्ले करना है। अगर पॉइंट की पोजीशन जिसको हम लोग एक्स और वाई के थ्रू मेंशन करते हैं, अगर पॉइंट की पोजीशन मिनिमम विंडो की वैल्यू से ज़्यादा है और मैक्सिमम विंडो साइज से कम है इन एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी रेंज मिनिमम से ज़्यादा लेकिन मैक्सिमम से कम है, देन इट इज़ अ विजिबल। अगर विजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसमें से कोई एक पोर्शन विजिबल है और अनदर पोर्शन इनविजिबल है दोनों, तो हम लोग उस पर अप्लाई करने वाले हैं पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आएंगे जो स्लाइड थोड़ी देर पहले देखे थे कि किस तरह से क्लिपिंग होती है लाइन में।
तो लाइन पर क्लिपिंग करते वक्त हम लोगों के पास में यहाँ पे 4 पॉसिबल केसेस हो सकती हैं। एक तो लाइन कम्प्लीटली विजिबल होगी या कम्प्लीटली इनविजिबल। दूसरी केस में क्या होगा कि लाइन का एक पोर्शन आपका विजिबल एरिया है और दूसरा इनविजिबल। हो सकता है दोनों पोर्शन आपके इनविजिबल हो, लेकिन दो पोर्शन को पास करते वक्त बीच का कुछ लाइन का सेगमेंट ऐसा हो सकता है जो विजिबल हो। तो बी और डी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमें क्लिपिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है। यही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि बिफोर क्लिपिंग किस तरह से आपका लाइन सेगमेंट होगा और आफ्टर अप्लाइंग क्लिपिंग किस तरह से आपकी पोर्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जानेंगे दोस्तों क्लिपिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम है फॉर लाइन अगर एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट आपने लिया है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कोहन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर बाद में किस तरह से ये अप्लाई होता है ये देखेंगे। दिस एल्गोरिथम डिवाइड्स अ 2 डायमेंशनल स्पेस इनटू 9 पार्ट्स, जैसा कि यहाँ पर बताए गए हैं 9 पार्ट्स में, ऑफ विच ओनली द मिडल पार्ट इज विजिबल। ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो रेड कलर का, जिसको विंडो ए मेंशन किया है, इट इज़ द ओनली विजिबल पोर्शन। तो आपके स्क्रीन को ये 9 पार्ट्स में डिवाइड करता है और उस पार्ट्स में से जो सेंटर पार्ट है वही विजिबल है। इट वॉज डेवलप बाय डान कोहन एंड सुदरलैंड। तो इस मेथड में जो काम होता है वो हम लोग दिस मेथड इज यूज टू सेव द लाइन सेगमेंट, डिस्कार्ड लाइन सेगमेंट और डिवाइड द लाइन अकॉर्डिंग टू विंडो कोऑर्डिनेट। तो इन 3 कामों के लिए ये एल्गोरिथम यूज होता है। अब एल्गोरिथम काम किस तरह से करता है वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। द कोहन-सुदरलैंड परफॉर्म द लाइन क्लिपिंग इन 2 phases, फाइंड द विजिबिलिटी ऑफ लाइन एंड क्लिप द लाइन फॉलिंग इन कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 यहाँ पर अभी हमने देखा था। एक तो आपकी लाइन की कैटेगरी क्या होगी, कंप्लीटली विजिबल, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। लाइन की दूसरी कैटेगरी क्या होगी, कंप्लीटली विजिबल। लेकिन लाइन की तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें से कुछ पोर्शन तो विजिबल है, रिमेनिंग पोर्शन इनविजिबल। तो इस इनविजिबल को हमको डिस्कार्ड करना है। जैसा यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो डी फिगर में भी आपकी लाइन का कुछ पोर्शन इनविजिबल है और कुछ पोर्शन विजिबल। तो इनविजिबल पोर्शन को ही डिस्कार्ड करना है, उसके लिए कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम यूज होगा। और ये 2 अलग अलग फेजेस में काम करता है। पहले विजिबिलिटी ऑफ लाइन चेक होगी और फिर लाइन किस कैटेगरी में अप्लाई हो रही है उसके हिसाब से क्लिपिंग अप्लाई करने वाले। अब जानेंगे 9 रीजन कोड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर इस तरह के 9 रीजन कोड होते हैं। सबसे जो सेंटर वाला पार्ट होता है विच इज़ डिनोटेड बाय 000, तो उसका इस्तेमाल करेंगे विजिबल एरिया बताने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये 9 रीजन कोड बाइनरी नंबर है, 0 1 2 3 को छोड़कर, फिर 4 5 6 7 को छोड़ के फिर से 8 9 एंड 10। तो इस तरह से जो डेसिमल नंबर है उन्हीं को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर रोल क्या है, ये 4 बीट के, ये हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे किस तरह से ये काम करने वाले, ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने वाले। तो जैसा कि यहाँ पे बताया कि अगर बीट 1 आपका 0 है देन लाइन कट्स ऑन वाई मैक्सिमम। फिर से हम लोग वापस चलेंगे इस विंडो पर। यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो कि ये हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट बीट। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बीट के ऊपर से हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो क्लिपिंग है, जो इनविजिबल पोर्शन है वो किस साइड में है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे ऑपरेशन करने वाले। तो ये जो है आपका सबसे पहला बीट है। अगर किसी पॉइंट को हम लोग जब लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, जैसा कि इसी चीज़ को आप लोग यहाँ दे सकते हो। ठीक है, ये रीजन क्या हुआ आपका, 0 रीजन। ठीक है, अब इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो आप P3 टू P4। ठीक, और यहाँ पे जो रीजन कोड आता है P4 का और P3 का, वो अगर हम लोग रीजन कोड के ऊपर जाएं तो रीजन कोड में हमारी वो लाइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और P1 यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे P4 और P3 तो उनकी जो लेफ्ट मोस्ट बीट है वो क्या है, 1 1। ठीक है, यहाँ पर आपका P4 बीट है और यहाँ पर आपका P5। फिर से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ठीक है, ये विजिबल एरिया हुआ 0 0। P4 लाइज इन यस अनदर रीजन एंड P3 इन अनदर रीजन। तो वो ये 2 रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी चेक किया कि ये क्या हुआ है कि आपके रीजन को 9 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और वो 9 भी रीजन्स, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 4 बिट। तो अगर किसी लाइन एंड पॉइंट, किसी लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट एंड पॉइंट इस रीजन में है और उस रीजन में के फर्स्ट बिट की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पॉइंट सेगमेंट वाई मैक्सिमम के आगे है। अगर बिट 2 उसमें आपका 1 सेट हो रहा है देन लाइन
वाई मिनिमम के नीचे है। और अगर बिट 3 आपका वहाँ पे सेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी x जो वैल्यू है वो x मैक्सिमम से ज़्यादा है। और अगर बिट 4 आपका 1 सेट हो रहा है देन द लाइन सेगमेंट इज कट बाय x मिनिमम, x मिनिमम से यहाँ पे वो कम होगा। इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये और भी अच्छे से यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करके बताइए। यहाँ पे एक कंसीडर किया है लाइन सेगमेंट, ठीक है, I1 to I2 और यहाँ पे बताया गया है। आप अगर देखोगे तो कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये तीसरे केस में फॉल होगा, ठीक है। पेपर में भी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और प्रॉब्लम में आपको इस तरह से वैल्यूज़ दी होगी जिससे आपको एक स्केच तैयार करना है और फिर बाद में आप कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम अप्लाई कर इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और जान लेंगे हम लोग इस एल्गोरिथम के बारे में, कोहन सुदरलैंड के। देन दिस कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम कन्वर्ट्स द लाइन इनटू 4 बिट रीजन कोड, जैसा कि अभी आपको बता चुका हूँ मैं। एंड कैलकुलेट द 4 बिट रीजन कोड। कहाँ से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट साइड। लेफ्ट मोस्ट साइड में जो बीट है उसको हम लोग 1 कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हमने देखा इस बीट को, यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो ये होगा आपका लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 0। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट की फिर से वैल्यू क्या है, 0। इस रीजन कोड में अगर आएंगे तो लेफ्ट मोस्ट बीट की वैल्यू कितनी है, 1। तो अकॉर्डिंग टू कोहन सुदरलैंड आपके जो 9 रीजन्स डिवाइड हुए हैं, हर रीजन में क्या होगा, 4 बिट रीजन कोड होंगे। उसमें आपको लेफ्ट मोस्ट बिट टू राइट मोस्ट जाना है और वो जाते वक्त आपको चेक क्या करना है, फाइंड द लाइन कैटेगरी इफ एज पर द फॉलोइंग रूल। कंप्लीटली विजिबल, अगर कंप्लीटली विजिबल है तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, 0 0 रीजन में। अगर इनविजिबल है तो दोनों जो पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के वो अदर देन क्या होंगे, 0 0, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी लाइन क्या होगी, इनविजिबल। क्लिपिंग कहाँ अप्लाई होगी, इस तीसरे केस में। नीड ऑफ क्लिपिंग कहाँ है, तीसरे केस में। द लाइन वुड बी क्लिप्ड इफ द बिट वाइज एंड ऑपरेशन। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेशन किस तरह से होता है। पहले जान लेंगे एल्गोरिथम क्या कहता है। एल्गोरिथम कहता है कि अगर लाइन आपकी तीसरी केस की है तो वहाँ पर आपको जो भी बिट्स है उनका एंड ऑपरेशन चेक करना है, और अगर एंड ऑपरेशन 0 आता है तो लाइन आपकी किस कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी की। और फिर क्लिपिंग के लिए जो फार्मूलेज यूज़ किए हैं क्लिपिंग अप्लाई करने के लिए ताकि न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकें, तो वो फार्मूले यहाँ दिए हैं। एक बार आप ध्यान से यहाँ पर देख लो कि फार्मूले किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि क्लिपिंग के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट लोकेशन आएंगी वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि पेपर में अगर क्वेश्चन आया है, अगर हमको पेन पेपर लेके इस क्लिपिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करके देखना है, हैंड्स ऑन करना है, तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि आपको दिया है एक लाइन सेगमेंट A to B, एक एंड पॉइंट जो है फर्स्ट स्टार्टिंग एंड पॉइंट वो आपको मेंशन किया है, और B जो एंड पॉइंट है आपके लाइन सेगमेंट का वो यहाँ पे मेंशन किया गया। स्टार्टिंग पॉइंट A एंड एंड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट इज B, तो उनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई। और अकॉर्डिंग टू विंडो हमको डिसाइड करना है कि ये लाइन सेगमेंट विजिबल है, इनविजिबल है, या थर्ड केस में पार्टली विजिबल एंड इनविजिबल। तो विंडो यहाँ पे मेंशन किया है। तो विंडो की मिनिमम जो कॉर्नर साइड है लेफ्ट वो कितनी है, 10/10, और मैक्सिमम राइट टॉप कॉर्नर कितना है, 50/50। तो कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर इन वैल्यूज़ का किया तो इस तरह से हम लोगों के सामने एक स्क्रीन पर लाइन सेगमेंट अपीयर होगी, और देखने पर पता चलता है कि लाइन पर हमको क्लिपिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन कंप्यूटर कैसे जान पाएगा, तो कंप्यूटर को बताने के लिए हमको अप्लाई करना है कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम, और उसके हिसाब से हमको देखना है कि पॉइंट ए कहाँ पे सिचुएटेड है, पोजीशन क्या है। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि पॉइंट ए आपके स्क्रीन के अपर साइड में, और अपर साइड का रीजन कोड क्या है, 100। 8 जो डेसिमल नंबर होता है उसकी जो बाइनरी वैल्यू वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और राइट मोस्ट बिट इसका 1 है। इसका मतलब ये क्या है कि पॉइंट ए कहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है अपर साइड में, एस बराबर, ठीक है। तो हम लोग ए और बी के रीजन कोड लेंगे और उनका एंड ऑपरेशन करेंगे। तो जैसा ए का रीजन कोड हो गया 1000, वैसे ही बी पॉइंट का जो रीजन कोड है वो 0010 है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए और बी लिख लिया, और इनके जो भी रीजन कोड है वो यहाँ पर हमने लिख लिया ए 1000 यानी 100 में, और B का रीजन कोड क्या है 0010, वो हमने लिख लिया और इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमको पता है 000 10 0 000 10 फिर से 0, तो जो एंड ऑपरेशन हुआ है इन A और B का वो क्या आया 00। तो इसका मतलब लाइन हमारी क्या है, पार्शियली विजिबल है,
पार्शियली इनविजिबल और पार्शियली विजिबल है, तो इस पर हम लोग क्लिपिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिपिंग अप्लाई करने के लिए हम लोगों को जब लाइन पर अप्लाई करना है तो हमको सबसे पहले मालूम चाहिए स्लोप, जैसा कि यहाँ फार्मूले में बताया भी गया है कि आपको चाहिए स्लोप। स्लोप यूज़ करोगे तो आप लोग न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्लोप, और इसमें हमको पता करना है कि किस साइड में इसका क्लिपिंग हुआ है। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो लाइन ए बी दिया है उसका जो स्लोप कैलकुलेट होके आया है वो -7.6 आया है। अब हमको यहाँ चेक करना है कि किस रीजन में इसका बिट की क्या पोजीशन थी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है विंडो को। तो बिट 1 पोजीशन थी, इसलिए इंटरसेक्शन का तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया x1 प्लस 1 अपॉन m y1 माइनस y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ थी वो हमने पुटअप कर दिया एक कोऑर्डिनेट की, और यहाँ पर हमारे पास न्यू लोकेशंस आए हुए हैं आफ्टर क्लिपिंग। क्लिपिंग के बाद में जो न्यू लोकेशन होगा वो होगा 17.57। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है वाई रीजन, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वाई पोजीशन तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है एक्स पोजीशन। तो एक्स पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम लोग देखेंगे कि लाइन सेगमेंट कहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। बिट 3 उसकी वैल्यू क्या है 1। देन द न्यू इंसर्शन पॉइंट वुड बी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेंगे स्लोप अपॉन एक्स वोल्ड माइनस एक्स न्यू, हम लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 प्लस y1। तो इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद में जो आंसर आएगा वो 12,1.164 है। इसे कंप्यूट करने के बाद में तो जो फाइनली वीविंग ट्रांसफर, फाइनली क्लिपिंग के बाद में जो हमारे पास में अपीयर होने वाला है कोऑर्डिनेट लोकेशन वो होगा I1 I2। हमारी लाइन सेगमेंट था ए बी, और ए और बी को आफ्टर क्लिपिंग जो नए रीजन हम लोगों को विजिबल रीजन पोर्शन मिलने वाले हैं उनका नाम होगा I1 I2। तो यहाँ पर इनकी कोऑर्डिनेट पोजीशन दी गई है। देन दिस पोर्शन आर द विजिबल पोर्शन। क्लिप करने के बाद लाइन किस तरह से विजिबल होगी उसके लिए ये पोर्शन आपके सामने दिखाया गया। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रिपरेशन को चेक करने के काम में आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई अड़चन आपको आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।